एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना के कम हो रहे मामलों के मध्य प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी शामिल रहे। इसके साथ ही इसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। इस सोसाइटी की गतिविधियों को पूरे भारत में फैले 37 प्रयोगशालाओं और 39 आउटरीच केंद्रों के माध्यम से चलाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार सोसाइटी की बैठक हर साल होती है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वैज्ञानिकों का आभार जताया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कोरोना को सदी की सबसे बड़ी चुनौती बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे वैज्ञानिकों ने मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई और एक ही साल में कोरोना किट बनाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अलग अलग मुद्दों पर अपने विचार साझा करते रहते हैं। राहुल गांधी ने इस बार LGBT समुदाय के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहा, शांतिपूर्ण व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान किया जाना चाहिए, प्यार प्यार है। राहुल गांधी अक्सर अलग अलग जन समस्या से जुड़े मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, मगर इस बार राहुल गांधी का ट्वीट जन समस्या के मुद्दे पर है। बता दें, दुनिया में जून महीने में प्राइड मंथ मनाया जाता है। इसी प्राइड मंथ को लेकर राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट शेयर किया और लोगों को इसकी शुभकामनाएं दी। भारत में शायद ही पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी बड़ी पार्टी के नेता ने सार्वजनिक मंच पर LGBT समुदाय के बारे में अपने सोशल मीडिया से कुछ लिखा है। पतंजलि संस्थापक रामदेव द्वारा दिए गए विवादित बयान के बाद ये विवादों में फंसते जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र पर दिए गए बयान के बाद काशी के विद्वानों ने उनके प्रति नाराजगी जाहिर की है। वैदिक एजुकेशन रिसर्च सोसाइटी के संस्थापक पंडित शिव पूजन शास्त्री ने रामदेव को चुनौती देते हुए कहा, बयान देने से पहले ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर लेना चाहिए। एलोपैथी पर दिए गए विवादित बयान के बाद प्रतिदिन एलोपैथी और आयुर्विज्ञान को लेकर चल रहा विवाद बढ़ता जा रहा है। ज्योतिषाचार्य पंडित शिव पूजन शास्त्री ने रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, पहले ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करें, इस तरह की गलत बयान नहीं देने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में 2020 में विषाणु के संक्रमण का स्पष्ट वर्णन किया गया है। वे चाहे काशी के विद्वानों द्वारा बनाए गए पंचांग को देख सकते हैं। रामदेव का ज्योतिष पर उंगली उठाना पूरी तरह से गलत है। वेदों और उपनिषदों ने तो पहले ही बता दिया था कि कल ही काल में विषाणु जनजीवन को प्रभावित करेगा। मुहूर्त शास्त्र में वर्णित है, मुहूर्त की आलोचना वेद की आलोचना है। बता दें, रामदेव ने ज्योतिष विद्या पर बयान देते हुए कहा था कि ज्योतिषियों ने कोरोना काल के बारे में पहले जानकारी क्यों नहीं दी थी। सारे मुहूर्त भगवान ने बना रखे हैं। ज्योतिषी काल घड़ी मुहूर्त के नाम पर बहकाते हैं। बढ़ती महंगाई से जनता पहले ही परेशान है और उसके ऊपर से बीजेपी नेताओं के अजीबोगरीब बयान जनता में आक्रोश की भावना पैदा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री ब्रजेश मोहन अग्रवाल ने बढ़ती महंगाई पर बयान देते हुए कहा, जिन्हें महंगाई आपदा लग रही है वो खाना पीना छोड़ दें और पेट्रोल भरवाना भी छोड़ दें। जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा ना कर पाने के साथ साथ अब नेता उससे अटपटे ढंग से देखने लगे हैं। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के इस विवादित बयान के बाद एक बयान से राज्य में सियासी पारा गर्म हो गया है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, अगर कांग्रेस को वोट देने वाले और कांग्रेसी ऐसा कर लेंगे तो महंगाई कम हो जाएगी। ब्रजमोहन अग्रवाल के बयान पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए ट्वीट के जरिए कहा, देखिए बीजेपी विधायक की बेशर्मी भरी सलाह, जनता खाना पीना बंद कर दे, पेट्रोल डीजल का उपयोग बंद कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई की बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से देश का मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग त्रस्त है। केंद्र सरकार की मुनाफाखोरी वाली नीति के कारण लोगों के घरों के चूल्हे बुझ रहे हैं। भाजपा नेता का इस तरह बयान देना लोगों के जले पर नमक छिड़कने जैसा है।
महामारी की दूसरी लहर से सर्वाधिक बच्चे प्रभावित हुए हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने कोविड-19 महामारी में अनाथ हो चुके नाबालिगों के संबंध में विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। महामारी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पूरे देश में अब तक 9,346 बच्चे अनाथ या बेसहारा हो चुके हैं। इसमें से अधिकतर बच्चों ने इस महामारी में अपने माता पिता दोनों को खो दिया है, जबकि काफी बच्चों के सर से एक अभिभावक का साया उठ गया है। ऐसे में बेसहारा नाबालिग बच्चों के विषय पर न्यायमूर्ति विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, एक या दोनों माता पिता की मौत के कारण ऐसे बच्चे के पुनर्वास व सहायता की जरूरत है। अदालत ने दिल्ली सरकार के प्रमुख सचिव से कहा, वे सभी अस्पतालों को निर्देश जारी करें कि वे उन मरीजों की जानकारी दें जिनमें एक या दोनों बड़ों की मौत हो चुकी है। वहीं दिल्ली सरकार ने बताया, हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार के लिए प्रोफेशनल एंकर शम्मी नारंग की सहायता ली जा रही है। अदालत ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को निर्देश देते हुए कहा, वे सभी रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशनों, पुलिस स्टेशनों, स्कूलों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और अस्पतालों से उन बच्चों के बारे में जानकारी लें जिनके एक या दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। भारत में इन दिनों मौसम घड़ी घड़ी बदल रहा है। भारी परिवर्तन के चलते मौसम में वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब से आ रही नम हवाओं से कम सक्रिय होने के बाद एक बार फिर राज्य में मौसम का मिजाज बदल सकता है। 2 दिनों तक राज्य के मैदान से लेकर पहाड़ी तक झमाझम बारिश होने के बाद अब एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में तेज गर्जना के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आगामी 24 घंटे में राजधानी देहरादून में वैसे तो आसमान साफ रहेगा, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दूसरी ओर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अब जबकि मानसून ने केरल में दस्तक दी है तो उत्तराखंड पहुंचने में कम से कम 20 दिन का समय लगेगा। ऐसे में मानसून के 24 जून तक पहुंचने की संभावना है। देहरादून की बिंदाल, स्पिना, छोटी बिंदाल, नाला पानी, दुल्हनी जैसी नदियों के किनारे बसे हजारों लोगों मानसून के दौरान तबाही से बचाने के लिए सिंचाई विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ने लगी है। प्रतिदिन नए मामलों में गिरावट के साथ मरने वालों की संख्या में कमी देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,32,364 मामले सामने आए, साथ ही 2,713 लोगों ने महामारी से अपनी जान गंवाई है। अब तक इस महामारी से 2,85,74,350 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,07,071 लोगों ने महामारी को मात देकर सुरक्षित अपने घर लौटे हैं। इसके साथ ही इस महामारी से जंग जीतने वाले लोगों की संख्या 2,65,97,655 हो गई है। अब तक इस महामारी से कुल 3,40,702 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 16,35,993 है। टीकाकरण अभियान के तहत 28,75,286 वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22,41,09,448 हुआ। पिछले कई दिनों से दैनिक मामले कम हो रहे थे, जिसके चलते कई राज्यों ने अपने यहां अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं कई राज्य ऐसे भी हैं जहां कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के और तीसरी लहर की आने की चेतावनी के चलते वैक्सीन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं भारत के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भारत में पूरे स्वदेशी टीके के लिए न केवल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता दी है, बल्कि अपने अधीन फरीदाबाद स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के माध्यम से सभी परीक्षण और अध्ययनों के संचालन के लिए बायोलॉजिकल ई के साथ भागीदारी भी हुई है। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार अप्रैल में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद तीसरे चरण का परीक्षण शुरू कर दिया गया था। इसे देश के 15 अस्पतालों में 1,268 लोगों को दिया जा रहा है, जो 18 साल की उम्र से ज्यादा हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोवैक्सीन की तरह एक और स्वदेशी वैक्सीन पर सोच चल रहा है। हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई फार्मा कंपनी ने भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ये टीका तैयार किया है। यह एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। 2020 में उन्हें इस पर कामयाबी मिली, जिसके बाद इसका मानव परीक्षण शुरू किया गया था। देश में फैली कोरोना वायरस की दूसरी लहर को लेकर जानकारों ने बड़ा खुलासा करते हुए जानकारों ने INSCOG की ओर से किए गए एक शोध का दावा करते हुए कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बताया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत में भारी तबाही मचाई हुई है। देश में इस वेरिएंट को चिंता का विषय बताया गया। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इसकी जानकारी दी के अनुसार अब तक इसके 12,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं। INSCOG भारत में जीनोम अनुक्रमण करने वाली प्रयोगशालाओं का संघ है। डेल्टा B1.617.2 अल्फा B.1.17 की तुलना में 50% तेजी से फैलता है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना के इस वेरिएंट से संक्रमित होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। दूसरी लहर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने सभी वेरिएंटों को पीछे छोड़ दिया था और देश में कोरोना का सबसे प्रमुख वेरिएंट मौजूदा समय में डेल्टा ही है। अब तक इस वेरिएंट से 12,200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन पर आक्रामक रुख अपनाए हुए रहते हैं। अपनी सत्ता के समय कोरोना वायरस को चीनी वायरस के नाम से डोनाल्ड ट्रंप संबोधित करते थे। वहीं अब वायरस की उत्पत्ति को लेकर चीन पर उठ रही उंगलियों के मद्देनजर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस के मुद्दे पर चीन को घेरते हुए कहा, अब सभी यहाँ तक कि कथित दुश्मन भी ये कहने लगे हैं, मैं चीन के वुहान लैब से निकले चीनी वायरस को लेकर सही था। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत से ही इसे चीनी वायरस बता रहे हैं। अपने हर संबोधन में ट्रंप ने कोरोना वायरस को चीनी वायरस के नाम से संबोधित किया है। ट्रंप ने चीन को आड़े हाथों लेते हुए कहा, चीन को अमेरिका और दुनिया को $10 ट्रिलियन का भुगतान करना होगा। चीन की वजह से दुनिया में हुई मौतों और विनाश के लिए इस रकम का भुगतान करना होगा। ट्रंप ने पिछले साल मार्च की शुरुआत में ही कहा था कि दुनिया भर में दहशत का कारण बना कोरोना वायरस चीन की लैब में ही बनाया गया था। ट्रंप ने कहा उन्हें इसका पूरा भरोसा है और इसके सबूत हैं कि कोरोना वायरस को वुहान की जैविक प्रयोगशाला में विकसित किया गया।